हमारे साथ टाटा स्मारक केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुदीप गुप्ता सर हैं डांस पे। उनके साथ में डॉक्टर सत्यजीत प्रधान सर डायरेक्टर LPMMCC HBCH हैं और डॉक्टर वीके मिश्रा सर डिप्टी डायरेक्टर HBCH हैं। तो अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स हैं वो आप सबको बताएं। एक बार जो स्टैटिस्टिक्स शेयर हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सर। मैं सुदीप गुप्ता और मैं टाटा स्मारक केंद्र का निर्देशक हूँ। पर मेरा जो प्राइमरी जो एक्सपर्टीज़ है वो है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और मैं ब्रेस्ट और गायनेकोलॉजिकल कैंसर पेशेंट्स का इलाज करता हूँ। तो मुझे आज यहाँ पर वाराणसी यूनिट के जो फाउंडेशन डे है उसके अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होने पर बेहद प्रसन्नता है। यहाँ का जो आज मैंने पहले अपना कुछ भाषण में भी कहा कि यहाँ का जो केंद्र है वो एक एग्जाम्पल बन गया है बाकी सब यूनिट्स के लिए कि इतने कम समय में किस तरीके से अस्पताल को कितना सुचारू रूप से चलाया जाए। तो आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ जो ये अखिलेश जी ने जो मेरे समक्ष रखे हैं। यहाँ पर अभी तक पिछले 6 सालों में कुल 1,27,105 इतने नए पेशेंट्स का पंजीकरण हो चुका है। यहाँ पर 64,973 इतने मेजर ऑपरेशंस हो चुके हैं। कुल 15,363 पेशेंट्स की रेडियोथेरेपी हो चुकी है और कुल 4,34,215 पेशेंट्स को कीमोथेरेपी मिल चुकी है। तो आप इनसे देखेंगे कि ये जो 1,27,000 पेशेंट है पिछले 6 सालों में, ये 1,27,000 हमारे मुंबई टाटा स्मारक केंद्र से तो कम नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये वो पेशेंट्स हैं जो मुंबई भी नहीं पहुंचते थे, जो शायद दिल्ली भी नहीं पहुंचते थे, मगर उनको अभी यहाँ पर लोकल सुविधा है उच्च कोटि का कैंसर इलाज प्राप्त करने का। और हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने डेवलपमेंट किया है पिछले 6 सालों में। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट है, इमेजिंग इक्विपमेंट है। अभी पिछले कई साल में नया CT सिमुलेटर, रेडियोथेरेपी मशीन, कंपोस्ट मशीन, नए रिसर्च लैबोरेटरीज, इन सब का उद्घाटन हुआ है। और मैं आपको कुछ और नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी कमिश्निंग स्टेज में है। एक रेडिएशन मशीन जो है वो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक जो आधुनिक पैक्स प्रक्रिया होती है, यानी कि समझिए जितने एक्सरे CT स्कैन के जो फिल्म होते हैं वो जो एक आर्काइवल सिस्टम में जो स्टोर होकर उसको कंप्यूटर पर देखना, उसका भी अभी उसका भी इंस्टॉलेशन चल रहा है। और मैं आप सबको ये कहूँगा कि ये जो वाराणसी का टाटा मेमोरियल सेंटर का जो केंद्र है और जो मुंबई का है, ये परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन है। और हम उनको हम धन्यवाद कहते हैं। उन्होंने हमें सपोर्ट किया इतने सालों से। और हमारे कई दूसरे ऐसे डोनर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमें भरपूर समर्थन दिया है कि जितना हम कार्य कर रहे हैं डॉक्टर प्रधान की अध्यक्षता में, तो उस काम को आगे बढ़ाने में। आप सबको अगर कोई आपके प्रश्न हो तो हम लोग लेंगे। डॉक्टर प्रधान आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज कहिए। सभी बता दिए हैं। इसमें एक अहम बात यही है कि हम लोग हर समय सोचते कि गवर्नमेंट फंड नहीं दिया इसलिए हमारा संस्था आगे नहीं बढ़ पाया या संसाधन नहीं बढ़ पाया। गवर्नमेंट फंडिंग के अलावा हम लोग का हर समय यही कोशिश रहा कि जो अदर बॉडीज जो PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है या NGOs है और जैसे हमारा ICICI फाउंडेशन, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, CCIL, नेशनल नॉर्दर्न गोल्डफील्ड्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट, UP स्टेट गवर्नमेंट, एडसिल, ये सब संस्थाएं जो कि गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे हमको करीब विगत 5 साल में 136 करोड़ से ज़्यादा अनुदान मिल चुका है। ये सब गैर सरकारी अनुदान जो भी मिला, जिसके कारण हम अपने संसाधन बढ़ा पाए
और अपना सेवा उच्च कोटि का बना पाए। हमारा लैबोरेटरीज बहुत उच्च कोटि का बन पाए, रिसर्च लैबोरेटरीज बनाया, मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी लैबोरेटरी बन पाया। और उसके साथ साथ खाली उपकरण लाके ये हम कोशिश नहीं की कि सेवाएं करें, उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश किए कि हमारा जैसे कि लॉन्ड्री एक इन हाउस लॉन्ड्री बन जाए, ताकि यहाँ पे हमको काफ़ी परेशानी होती थी। और करीब HDFC बैंक की तरफ से करीब 5 करोड़ का खर्च में अल्ट्रा मॉडर्न लॉन्ड्री, हमारे बैरियर लॉन्ड्री यहाँ पे हो पाया। और कुछ चीज़ मेडिकल सेवा के अलावा हमारे संस्था ये भी जुड़ा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक है प्लाज्मा पायरोलिसिस, एक टेक्निक जिसके तहत जो बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल होने का एक नया पद्धति आई है, जिसका कि भित्ति प्रस्तर माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ विगत साल किए हैं। और वो फैसिलिटी अभी बन रहा है रमणा गांव में, जो कि प्लाज्मा पायरोलिसिस तकनीकी से जो बायोमेडिकल वेस्ट जो खाली हमारे हॉस्पिटल का नहीं, बनारस के जितने भी हॉस्पिटल है उसका बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल के लिए वो भी फैसिलिटी बन रहा है, जिसमें कि हमारा संस्था, क्योंकि हम वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, जो कि अहमदाबाद वो लोग एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है। उसका जिसके वाराणसी नगर निगम जमीन दिया है हमको करीब 2 एकड़ का, और ये प्लांट उधर बन रहा है करीब 15 करोड़ का खर्चे पे। ये इक्विपमेंट प्लस जो सिविल कंस्ट्रक्शन लगे करीब 15 करोड़ का खर्चा, जो कि कुछ समय के बाद ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च चलाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उसको नगर निगम को दे देगा, नगर निगम उसको आगे चलाएगा। अदर देन मेडिकल फैसिलिटीज हम लोग ये दूसरी चीज़ जो नए टेक्नोलॉजी लाने में मेडिकल फील्ड में, और जैसे कि पब्लिक के सुविधा के लिए जो दूसरी टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, यही आपको बताना था हमारे तरफ से। लेकिन कैंसर सुविधाओं के साथ साथ हम लोग का एक, जैसे आप क्या कर सकते हैं, हम डॉक्टर का इलाज करते हैं, तो हम लोग को मिलजुल के काम कैंसर प्रिवेंशन के बारे में करना है कि कैंसर होने ही ना पाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जैसे हमारे क्षेत्र में हम लोग इसके लिए हमारे प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो कुछ ट्रायल्स चल रहा है कि कैंसर रोकथाम में, जैसे सर्वाइकल महिलाओं के स्तन कैंसर और गर्भाशय के कैंसर में इनको जल्दी पता करके इलाज करें। और हमारे जो कैंसर विश्व कैंसर दिवस हम लोग मनाते हैं, तो हम लोग भी तंबाकू के लिए जागरूकता करते हैं स्कूलों में, क्योंकि सबसे पहले तंबाकू शुरू होता है स्कूल के बच्चों में, तो उनके लिए हम जागरूकता करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को मिलजुल के काम करना है, क्योंकि 50% कैंसर को रोका जा सकता है, मतलब होने ही ना पाए। उसके लिए क्या है, तंबाकू है और हम लोग के हेल्दी लाइफ स्टाइल है। इन सब चीज़ का हम लोग उपयोग करेंगे तो हमारे कैंसर बच सकते हैं। तो हमारा जो हॉस्पिटल है कैंसर इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव में भी योग कर रहा है, और इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा सहायक हो सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है कि जो प्रिवेंशन वाली चीज़ें हैं, कैंसर रोकने वाली हैं, धूम्रपान है, तंबाकू है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, इस बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं, जिससे कैंसर होने ही ना पाए और हमारे लोग स्वस्थ हो रहे। अगर हो जाए तो सही समय पर शुरुआती लक्षणों में ही हमारे अस्पताल में है, जिससे क्योर रेट बहुत ज़्यादा होती है और शुरुआती स्टेज में इलाज का खर्चा कम होता है। जैसे जिस स्टेज बढ़ती है तो फिर खर्चा भी बढ़ता जाता है। तो हम लोग मिलजुल के काम करके कैंसर के इलाज और पहचान और प्रिवेंशन के लिए जागरूकता फैलानी है, यही हम लोगों का उद्देश्य है। सर मेरा एक सवाल है, 6 साल में जो है 1,27,000 मरीज जो है आपके यहाँ जो है पंजीकृत हैं। अपने यहाँ जो भी 6 साल में सबसे ज़्यादा किस तरह के कैंसर के मरीज अपने यहाँ रजिस्टर्ड हैं, थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करके अगर बता दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 6 साल में क्या कोई नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कैंसर के मरीजों की, भाई ये एक नया ट्रेंड आप सामने दिख रहा है? देखिए, ज़्यादातर जो यहाँ पे, क्योंकि तंबाकू सेवन काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पे चलता है, जैसे मुंह और गले का कैंसर यहाँ पे ज़्यादातर दिखता है। वो महिला और पुरुषों में, पुरुष और महिला में, कुछ महिला भी तंबाकू सेवन करते हैं, पान गुटखा ये सब पी लेते हैं, बट ज़्यादातर महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर ये ज़्यादा दिखता है। जो हमारा कैंसर रजिस्ट्री यहाँ पे शुरू हुई है 2017 को, जो कि पहला पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री इस प्रदेश का है। तो कि हमारा एक ये रहा, जब जहाँ हमारा कैंसर सेंटर्स स्थापित किया जा रहा है, कैंसर सेंटर बनने से पहले हम लोग के
कैंसर रजिस्ट्री शुरू करते हैं। जैसे कि पंजाब में भी हमारा कैंसर रजिस्ट्री चलता है, वाइजैक में जो सेंटर है उधर भी कैंसर रजिस्ट्री चल रहा है, फिर गुवाहाटी में चल रहा है, मुजफ्फरपुर में चल रहा है, यहाँ पे भी सिमिलर इधर भी कैंसर रजिस्ट्री बना है। और उसी तहत जैसे भुवनेश्वर का भी हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन हमारा कैंसर रजिस्ट्री अभी शुरू हो चुका है। आपने ये सवाल पूछा कि यहाँ पे कोई नया ट्रेंड नजर आया, तो ये जो डॉक्टर प्रधान ने अभी बताया है, सारे इंडिया में जो महिलाओं में से जो सबसे प्रचलित कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरे नंबर पर सर्विक्स कैंसर, और पुरुषों में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कैंसर है वो है मुंह का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर और लंग कैंसर। लेकिन यहाँ पर वाराणसी में और कुछ और इसके आसपास के इलाकों में एक कैंसर है जो समझिए पश्चिम इंडिया में और साउथ इंडिया में उतना प्रचलित नहीं है, जिसका नाम है गॉल ब्लैडर कैंसर। तो वो यहाँ पर वाराणसी, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी हाई है। और उसके वो क्या कारणों से हाई है, क्योंकि वो काफ़ी फेटल कैंसर होता है, इतना उसका इलाज भी इतना आसान नहीं होता, उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है जिनको गॉल ब्लैडर कैंसर होता है। तो उसके बारे में भी कुछ शोध चल रहा है यहाँ पर वाराणसी यूनिट में भी, मुंबई यूनिट में भी। तो वो एक गॉल ब्लैडर कैंसर ऐसा कैंसर है जो थोड़ा हायर इंसिडेंस में पाया जाता है। इनका सर रेशियो कितना होगा गॉल ब्लैडर कैंसर का? इंसिडेंस रेशियो हिमाचल में रेशियो कितना होगा? इंसिडेंस टोटल कंपेयर टू अदर। सो आपको मैं चेक करके बताऊंगा, पर मुझे जहाँ तक ज्ञात है यहाँ पर उसका इंसिडेंस है करीब 8 पर 100,000, लेकिन मैं आपको चेक करके बताऊंगा। और जो इंसिडेंस कैंसर की होती है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है कितने पॉपुलेशन एट रिस्क, और जो न्यूमरेटर जो ऊपर का भाग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है कितने नए कैंसर होते हैं प्रति वर्ष। तो मुझे जहाँ तक मेरी मेमोरी है 8 पर 100,000 है, जो कि समझिए मुंबई में 1 या 2 होगा या उससे भी कम। तो पर ये आंकड़े जो है आपको हम बाद में यहाँ की पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री में देख के बताएंगे, पर हाई है यहाँ पर इंसिडेंस। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अंदर बढ़ता रहता है, और जब पता लगता है तो एडवांस स्टेज होती है और ज़्यादातर पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है पित्त की थैली में। वाराणसी है तो ये देखा गया है कि जैसे जैसे रूरल पॉपुलेशन का अर्बनाइजेशन होता है तो पहला बच्चा बड़ी उम्र पे होता है, कम बच्चे पैदा होते हैं, जो महामारी है वो जल्दी कम उम्र में शुरू हो जाती है, लेट तक रहती है। ये सब फैक्टर्स के चलते ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी मुझे लगता है महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है यहाँ पर भी, वाराणसी में भी। एक लास्ट सवाल मेरा और है जो प्रधान सर आपसे है, एक जो सबसे ज़्यादा जो लोगों को समस्या आ रही है खासतौर से कीमोथेरेपी और पेट स्कैन को लेकर के, अपने यहाँ वेटिंग ज़्यादा है, जो वेटिंग कम करने को लेकर के आप लोगों की तरफ से कोई पहल की जा रही है? देखिए, जब आपका जो बात है ना, एक अनार 100 बीमार, देखिए पेट सिटी का यहाँ पे आपका सवाल कीमोथेरेपी का कि रेडिएशन का? कीमोथेरेपी और पेट सिटी का, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कीमोथेरेपी के लिए तो कोई लंबी वेटिंग लिस्ट नहीं है। मिश्रा जी आप बताइए। कीमोथेरेपी की वेटिंग सबसे कम है, 2 से 3 दिन है, और बाकी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, नहीं तो हमारे जो आसपास जितने संस्थान हैं उनको उचित मार्गदर्शक दिया जाता है कि जिससे उनका इलाज डिले ना हो। और एक खुशी की बात यह है कि हमारे अभी 2 लीनियस लेटर ऐड हो रहे हैं, तो रेडिएशन की वेटिंग हमारी कम होने वाली है। डॉक्टर प्रधान आप बताएं रेडियोथेरेपी की कितनी वेटिंग है? रेडियोथेरेपी का करीब फिलहाल हमारे दोनों यूनिट में मिला के करीब 3 लीनियर एक्सेलेरेटर था की जो रेडिएशन मशीन। बट सौभाग्य से हमको, जैसे मैं बोला कि हमारा CSR जो मिल रहा है, CSR के तहत हमको एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक लीनियर एक्सेलेरेटर दिया है जो कि इंस्टॉल हो गया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। एक जो यूपी गवर्नमेंट से मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, वो अभी इंस्टॉल हो गया, अगले 2 महीना में वो चालू हो जाएगा। और एक तीसरा जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का, वो भी वो कमरा तैयार है, उसका जो मॉडिफिकेशन होगा वो भी करीब 2-2.5 महीने में वो भी लग जाएगा, चालू हो जाएगा। फिलहाल इस समय जो हमारे जो लीनियर एक्सेलेरेटर 3 है उसमें भी हम डबल शिफ्ट में चलाने के बावजूद भी दिन में करीब
200 मरीज ट्रीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मशीन हम 24 घंटा चला सकते, क्योंकि मशीन का वेल एंड टेयर लाइफ भी होता है। यूजुअली 8-10 घंटा के चलने की जगह हम 13-14 घंटा चला रहे हैं, क्योंकि लोड था। 200 मरीज करीब दिन में ट्रीट हो रहे हैं तीनों मशीन में। उसके बावजूद भी हमारे पास करीब 2-2.5 महीने का वेटिंग लिस्ट है। प्लस इसके अलावा कि हम कई मरीजों को बोल दिए कि अब इधर इतना लंबा समय है, आप आसपास की दूसरी जगह जा सकते हो, चले जाओ। बट उम्मीद है कि ये जो नई मशीन, 2 हेल्सियन मशीन और एक ट्रूबिन मशीन लग रहा है, 200 की जगह और 150-200 एडिशनल मरीज हम ट्रीट कर पाए। हमारा जो वेटिंग लिस्ट है, रेडिएशन का वेटिंग लिस्ट तो घट जाएगा उससे, ये उम्मीद है। और उसके साथ उसका एक परिपूरक है कि ये जो बात है कि इस पेट सिटी का सिर्फ टाटा हॉस्पिटल में 2 ही हमारा यूनिट है, पेट सिटी यूनिट्स, और एक प्राइवेट सेक्टर में एक है। उसके अलावा यहाँ पे सरकारी स्तर में कोई पेट सिटी का नहीं है। इसलिए जो उसका ये भी है कि उसका जो रेडियो न्यूक्लाइड आता है वो बाहर से आता है, लखनऊ से या दिल्ली से आता है, और शॉर्ट एक्टिंग ये है। और उसमें भी लिमिटेड ये रहता है, पेशेंट जब ज़्यादा रहेंगे, संसाधन कम रहेगा, नेचुरली तो वेटिंग लिस्ट तो बढ़ेगा। एंड हम फिर भी हम कोशिश करते हैं उससे कम समय में जितना उनको डेट मिल जाए। देखिए, आपका सवाल सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। जो इंटरनेशनल जो मापदंड है वो समझिए रेडियोथेरेपी के लिए है कि करीब जब भी आपने डिसाइड कर लिया कि एक पेशेंट को रेडियोथेरेपी मिलनी चाहिए क्यूरेटिव सेटिंग में, तो करीब 6 हफ्ते तक, 6 से 8 हफ्ते तक शुरू हो जानी चाहिए। वो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा है वेटिंग लिस्ट, लेकिन वो कम हो जाएगी। रही बात पेट स्कैन की, तो पेट स्कैन ऐसा नहीं है कि हर केस में एसेंशियल है। आजकल क्या है ना कि वो बहुत सारे लोगों का पेट स्कैन हो रहा है जब पेट स्कैन की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। तो पेट स्कैन अगर सीटी स्कैन हो जाए या फिर एमआरआई हो जाए, वो भी ज़्यादातर केसेस में सफिशिएंट है टू प्लान द ट्रीटमेंट, टू प्लान द फॉलोअप। तो और जहाँ तक रही बात कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी हमारे यहाँ पर जो इंटरनेशनल मापदंड है वो है करीब 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए, और यहाँ पर 1 हफ्ते से कम में स्टार्ट हो जाता है जनरल पेशेंट्स और प्राइवेट पेशेंट्स दोनों के लिए। तो सबसे जो बड़ी समस्या है मेरे समझ में वो है रेडियोथेरेपी, और रेडियोथेरेपी के जो एडिशनल मशीन्स लग जाएंगी, और हमारे यहाँ पर सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9:30 सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक 2 शिफ्ट में काम चलता है रेडियोथेरेपी में। तो उसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में 6 से 8 हफ्ते से कम में लेके आएंगे, और ये हमारा दायित्व है, हमारा ये यहाँ पर जिम्मेदारी भी है इस इलाके के लिए, और हम लोग ये पूरा करेंगे। प्रधान, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभाग को मर्ज करना था आपकी में, उस प्रस्ताव पे कितना अमल हुआ? अभी हम किस स्थिति में हैं? वो जो कुछ हुआ है जी, ये उसको अभी 6 साल में जितना हो पाया हुआ है, जो नहीं हो पाया उसको अभी आप कर नहीं पाए, ठीक है। अभी तक कितना हम आगे बढ़े? नहीं, उसको आपका हमको ये देखना है मरीजों को सुविधा मिल रहा है या नहीं, उसको छोड़ के हम ज़्यादा उसमें जो इश्यूज मरीजों। टाटा मेमोरियल सेंटर का जो वाराणसी यूनिट है उसका 6ठा फाउंडेशन डे है, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि टाटा स्मारक केंद्र के निर्देशक के तौर पर मैं यहाँ पर इस समारोह में भाग ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक CME है जिसका आयोजन किया गया है, जो कि लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर केंद्रित है, और उसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो नए ट्रीटमेंट हैं, जो नए डायग्नोसिस के तरीके हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन। और काफ़ी भीड़ आ रही है, और साल दर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या इसको लेकर आप लोगों की योजना है कि OPD बढ़ाने की? क्योंकि मरीज आते हैं सुबह और शाम तक उनका नंबर आता है, क्योंकि काफ़ी समय व्यतीत करना पड़ता है। आपने सही कहा कि यहाँ पर अभी पिछले गए साल में 2024 में करीब 26,700 पेशेंट्स का पंजीकरण हुआ, नए पेशेंट्स का। तो ये बहुत बड़ी मात्रा है। हमने जब इस अस्पताल की शुरुआत की थी तो हमें अनुमान था कि 5 सालों में समझिए 10,000 नए पेशेंट्स हो जाएंगे। तो ये तो संख्या उसके 2.5 गुना ज़्यादा हो गई है। तो हमारा पूरा प्रयत्न है कि हम नए, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आवश्यकता है वो है और ज़्यादा मैन पावर की। तो हमारा पूरा प्रयत्न है कि हम और डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, उन सबको चयन करें
और उनको यहाँ पर कार्यरत करें, ताकि वो जो आप बोल रहे हैं कि सुबह आते हैं लोग और शाम को जाते हैं, तो उसका वेटिंग लिस्ट थोड़ी सी कम की जाए। और ये सुझाव के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और हमें ये ज्ञात है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम उस पर कई सारे कदम उठाएंगे। एक अभी डॉक्टर प्रधान ने थोड़े समय पहले बताया कि यहाँ पर नई रेडियोथेरेपी की मशीन्स लगने वाली हैं, और सारे कैंसर के ट्रीटमेंट्स में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में जिसकी तंगी है इस पूरे रीजन में, वो है रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी की 2 या 3 नई मशीनें लगने से और उस पे भी काम होने से मुझे लगता है कि उसका भी जो वेटिंग लिस्ट है वो कम हो। सर आज किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, क्या है विस्तार से? यहाँ पर हमारा जो टाटा मेमोरियल सेंटर का जो वाराणसी यूनिट है, उसका 6ठा फाउंडेशन डे है, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि टाटा स्मारक केंद्र के निर्देशक के तौर पर मैं यहाँ पर इस समारोह में भाग ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक CME है जिसका आयोजन किया गया है, जो कि लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर केंद्रित है, और उसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो नए ट्रीटमेंट हैं, जो नए डायग्नोसिस के तरीके हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ वाराणसी में भी किया जाए। तो अभी तक अगर देखा जाए तो सर वाराणसी में या अन्य पूर्वांचल के साथ साथ कई राज्यों के लोग भी यहाँ पे आते होंगे, किस तरह के जो है कैंसर के मरीज जो है ज़्यादा है? अभी तक पिछले 6 सालों में लगभग 1,27,000 नए पेशेंट्स का यहाँ पर पंजीकरण हो चुका है, और जो सबसे ज़्यादा महिलाओं में जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर। एक गॉल ब्लैडर कैंसर की भी मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है, और उसके अलावा दोनों महिलाओं में और पुरुषों में मुंह का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर और लंग कैंसर, इनकी मात्रा ज़्यादा है। अभी क्या अगर बात करें तो इसके सर क्या मतलब वो रहता है कि कैसे इसकी पहचान की जा सकती है कि कैंसर के? तो बहुत से लोग वाराणसी की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग पान मसाला भी खाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमें जो है इस तरह की कोई बीमारी है, और वो डॉक्टर के पास नहीं, वो लास्ट स्टेज जब होता है तब वो डॉक्टर तक पहुँचते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। तंबाकू जो है वो कम से कम भारतवर्ष में कैंसर का नंबर 1 कारण है, और आमतौर पे क्योंकि यहाँ पे गुटखा, खैनी, तंबाकू इस सब का काफ़ी प्रचलन है, तो मुंह का कैंसर वो काफ़ी पेशेंट्स में पाया जाता है, और उसका जो लक्षण होता है वो है एक छाला हो गया जो कि भर नहीं रहा, या फिर कोई गांठ हो गई मुंह के अंदर, ब्लीडिंग हो रही है, और उसमें तुरंत मेरा अनुरोध है सबसे कि अगर ऐसा हो तो तुरंत किसी अस्पताल में जाएं और अपनी जांच कराएं। इसके अलावा जो महिला हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और उसका मुख्य लक्षण होता है कि ब्रेस्ट के अंदर गांठ हो जाती है, ब्रेस्ट में या बगल में। तो अगर वैसा है तो उस पर भी तुरंत किसी से सलाह लेनी चाहिए और घर पर नहीं बैठे रहना चाहिए। सर अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के